हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू आवर यूट्यूब चैनल विधि कक्षा। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विधि कक्षा में। अब आज जैसा कि हम सब जानते हैं, आज छत्तीसगढ़ सिविल जज का प्री एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। एंड ये इस साल दोबारा सिविल जज का एक एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। इसके पहले एक जो सिविल जज का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था दैट वाज इन फरवरी में। अब इस बार जो ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है, हमने हमारी टीम ने ट्राई किया है कि हम आप तक उसके अप्रॉक्सीमेटली सही आंसर्स को पहुंचा पाएँ। अभी तक पब्लिक सर्विस कमीशन ने इसकी ऑफिशियल आंसर की जारी नहीं की है, तो एक ये टेंटेटिव आंसर्स हैं जिससे कि आप अपने नंबर्स को मैच कर पाएँ कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितने कहाँ-कहाँ गलत है, कहाँ-कहाँ आपको ऑब्जेक्शंस रेज़ करने हैं, उसमें आपको हो सकता है हेल्प मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ सिविल जज का क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, इसके पहले हमारे पास जो ये पेपर है, हमारे पास जो सेट है पेपर का, दैट इज सेट नंबर हमारे पास जो है वो डी है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या लिखा है। Rule against perpetuity given under the Transfer of Property Act 1882 does not affect any rule of। अब जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, ये पूछ रहा है कि भाई जो रूल अगेंस्ट परपेचुटी है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, है ना, वो इट डज नॉट अफेक्ट एनी रूल ऑफ। तो जो करेक्ट आंसर है वो आंसर नंबर, वो ऑप्शन नंबर जाएगा बी, दैट इज मोहम्मदीन लॉ। इसका जब आप रेफरेंस देखेंगे ना, तो ये आपको सेक्शन 2 के बिल्कुल एंड में आपको मिल जाएगा लिखा हुआ कि जो भी मोहम्मदीन लॉ है उसमें चैप्टर नंबर 2 जो है ना, उसमें जो चैप्टर 2 है ऑफ टीपीए, है ना, वो अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, सो चैप्टर 2 में क्या है, अब चैप्टर 2 में है रूल अगेंस्ट परपेचुटी दिया हुआ है। सो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मदीन लॉ। देन क्वेश्चन नंबर 2 है, अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट व्हाट काइंड ऑफ प्रॉपर्टी इज ट्रांसफरेबल। अब जब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ प्रॉपर्टी इज ट्रांसफरेबल, सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी जाएगा, एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी इफ नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ। ठीक है, पेंशन को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, पब्लिक ऑफिस को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, एंड राइट टू री एंट्री को भी आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी इफ नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ। देन question number 3 देखिए, A gives rupees 1000 to B on condition that he shall marry A's daughter C at the date of transfer C was dead, the transfer is। अब जो ट्रांसफर होगा वो क्या होगा, वो void होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट जाएगा। ये इजी रहा होगा क्वेश्चन आप लोग के मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्ट पेंडेंस इज बेस्ड अपॉन। अब जो लिस्ट पेंडेंस की जो एक डॉक्ट्रिन है ना, अगर आप कंसेप्ट देखेंगे लिस्पेंडेंस का, है ना, सो इट इज बेसिकली जो आंसर इसमें जाना चाहिए हमारी टीम के हिसाब से, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, कि नेसेसिटी ऑफ फाइनल एडजुडिकेशन है। ठीक है, बिकॉज कहीं ना कहीं लिस्पेंडेंस का जो कंसेप्ट है दैट इज इन बिटवीन कि भाई किसी भी कोई भी जो डिसीजन है वो फाइनली हो गया या नहीं हुआ। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी पे तो नहीं होता है, एंड प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल पे भी जहां तक है नहीं होता है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए जाना चाहिए। बट इसका कहीं कहीं पे जो एक 10% जो चांसेस है, हो सकता है कमीशन इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर दे। ठीक है, तो आपको इसको देखना है, एंड हमारी भी टीम ट्राई करेगी कि भाई इसके ऊपर एक ऑथेंटिक एक आंसर लेके आए। देन क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सेक्शन 53 ए ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डील्स विद। अब 53 ए ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है कि पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट से डील करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देन क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या लिखा है, अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट व्हेन इज द रजिस्ट्रेशन ऑफ सेल इज नेसेसरी। अब रजिस्ट्रेशन ऑफ सेल नेसेसरी कब है, जब भी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी का हो ट्रांसफर। ठीक है, एंड दैट इज अबव 100 रुपीज, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब इनमें कुछ बच्चों ने जिन्होंने आंसर डी लगाया है ना, सो वो शायद कहीं ना कहीं गलती कर गए कि वो उनने शायद मूवेबल प्रॉपर्टी को ध्यान से शायद उन्होंने देखा नहीं कि भाई क्या है क्या नहीं है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इमूवेबल प्रॉपर्टी अबव 100 रुपीज। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर उसका रजिस्ट्रेशन जरूरी है जब भी उसको बेचा जाए, जब भी उसको सेल किया जाए। देन क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट व्हाट इज नॉट ट्रू इन रिलेशन टू अ मॉर्गेज। इन्होंने क्या पूछा, इन्होंने पूछा व्हाट इज नॉट ट्रू। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जाएगा, इट इज द ट्रांसफर ऑफ एब्सोल्यूट इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी
मोर्टगेज में कभी भी एब्सोल्यूट इंटरेस्ट जो है ट्रांसफर नहीं होता है इनिशियली, तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट है। देन आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है देखिए, अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट टर्मिनेशन ऑफ लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल बी इन द फॉलोइंग मैनर। अब जो टर्मिनेशन ऑफ लीज होता है ना, वो बाय रिटन नोटिस होता है, इसमें तो किसी को कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए था। और शायद 2-3 महीने मतलब 2-3 साल पहले इसमें शायद ये क्वेश्चन आया था कि अगर ईयर टू ईयर वाली लीज है ना, तो उसमें 6 मंथ का नोटिस चाहिए, एंड अगर मंथ टू मंथ वाली जो लीज होती है ना, जो मंथ टू मंथ वाली है, उसमें 15 डेज का नोटिस चाहिए। तो नोटिस देना तो मैंडेटरी है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जाएगा, वो करेक्ट आंसर होगा। देन क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या लिखा है, अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट व्हाट इज नॉट रिक्वायर्ड इन गिफ्ट। अब गिफ्ट में कंसिडरेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये स्पेसिफिकली सेक्शन में मेंशन किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी। देन आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्शनेबल क्लेम। अब ये क्वेश्चन शायद 3-4 साल पहले भी आया था छत्तीसगढ़ के एग्जाम में, एंड इसमें कुछ बच्चों ने लगाया था ऑप्शन नंबर ए एंड कुछ बच्चों ने इसमें जो लगाया था दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो अब तो अब जो दिक्कत जाएगी वो यही जाएगी, पिछली बार मतलब 2-3 साल पहले जब क्वेश्चन आया था, ये वाला सेम क्वेश्चन था, देन इसके भी सपोर्ट में बहुत सारे आंसर्स गए थे, बच्चों ने बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शंस उठाए थे, एंड ऑप्शन नंबर डी के भी सपोर्ट में थे। तो शायद जो करेक्ट माना गया था दैट वाज ऑप्शन नंबर डी। लेकिन इस बार अब देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट माना जाता है, कौन सा नहीं माना जाता है। तो ये इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क कर लें या आप इसको चेक करिएगा, जैसा भी हो देखिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 11 है, अंडर द कोर्ट फीस एक्ट द पर्सन अपॉइंटेड टू सेल द स्टैम्प disobeys द रूल और द पर्सन नॉट अपॉइंटेड who sells or offers to sell the stamp shall be punished। अब इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट जाएगा, बाय फाइन प्लस बाय imprisonment फॉर अ टर्म which may extend to 6 months। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट है। देन क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आंसर द करेक्ट ऑप्शन बिफोर पासिंग द ऑर्डर ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द प्लेंटिफ रिगार्डिंग exemption from payment of court fees under section 35 of the court fees act। The trial court is not bound to follow the procedure prescribed in order 33 of the CPC। Second है, it is not necessary to issue notice to the collector before considering the petitioner's petition for exemption from the payment of court fees। And third है, while making an application for exemption from payment of the court fees, the trial should be communicated to the collector by the court। अब देखिए इसमें जो अप्रोक्सीमेटली जो करेक्ट जाएगा इसमें आंसर, वो आंसर हमारे हिसाब से जाना चाहिए, वो आंसर जो है जो इसमें करेक्ट होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी। और इसको अगर कमीशन की तरफ से कोई और आंसर आता है, इस पे हमारी टीम भी इसको थोड़ा सा और देखने की कोशिश करेगी, लेकिन ये अभी के लिए ऑप्शन नंबर बी ही है। इसको और स्टार मार्क कर लीजिएगा, इसको एक बार और चेक कर लीजिएगा आप लोग। देन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इन रिलेशन टू कोर्ट फीस एक्ट इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉल्स स्टेटमेंट है। अब इन सारे स्टेटमेंट्स में ना ये पूछ रहे हैं कि भाई फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है, ठीक है। तो इसमें जो फॉल्स स्टेटमेंट जो है, वैसे इट शुड बी ऑप्शन नंबर ए, if an application for review of judgment is presented on or after the 19th day from the date of the decree, the fee leviable on the plaint or memorandum of the appeal shall be payable। तो 95% इसका आंसर ए जाना चाहिए, बट वेट करते हैं कि कमीशन की आंसर की में क्या आता है, इसको भी स्टार मार्क कर लीजिए। देन आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या लिखा है, सेक्शन 19 ऑफ द कोर्ट फीस एक्ट इज रिलेटेड विद। अब जो सेक्शन 19 है दैट इज रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द कोर्ट फीस, सो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। देन आगे बढ़िए, under the Indian Limitation Act 1963, period of limitation is not attracted in case of suit against। अब किसमें पीरियड ऑफ लिमिटेशन नहीं आता है, किसके अगेंस्ट में जब वो सूट फाइल होता है, तो अगेंस्ट जब ट्रस्टीज जब सूट फाइल होता है तब लिमिटेशन पीरियड काउंट नहीं किया जाता है, या तब लिमिटेशन पीरियड अट्रैक्ट नहीं होता है। सो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। देन क्वेश्चन 16 देखिए, अंडर इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1963, बिफोर एक्सपायरी ऑफ अ पीरियड ऑफ लिमिटेशन, ए हैज एक्नॉलेज्ड इन राइटिंग the amount due as debt from B and has promised to pay। What is the effect of such an acknowledgement?
अब ऐसे एक्नॉलेजमेंट का इफेक्ट क्या होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है दैट इज करेक्ट। फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट होगा फ्रॉम द डेट ऑफ द एक्नॉलेजमेंट, जब भी एक्नॉलेजमेंट दिया जाएगा तब से फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ड्यूरिंग पीरियड ऑफ लीगल डिसेबिलिटी द पीरियड ऑफ लिमिटेशन शैल, लीगल डिसेबिलिटी के दौरान ना जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन होता है ना, इट शैल रिमेन सस्पेंडेड। सो इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 17 का। देन क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, अंडर द इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1963 इन केस ऑफ कंटिन्यूअस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट व्हाट शैल बी द पीरियड ऑफ लिमिटेशन बी रिकॉर्ड एज। अब जहां पर कंटिन्यूअस ब्रीच हो रहा है ना, जहां पर कंटिन्यूअस ब्रीच हो रहा है किसी कॉन्ट्रैक्ट का, देन वहां पे फ्रेश लिमिटेशन, फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट हो रहा है हर ब्रीच के बाद। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, इन विच सेक्शन ऑफ द इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1963 इफेक्ट ऑफ डेथ बिफोर अक्रूवल ऑफ राइट टू सू इज प्रोवाइडेड। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेक्शन 16। अब क्वेश्चन 20 देखिए, इन विच सेक्शन ऑफ द इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1963 टाइम इज प्रोवाइडेड फॉर एक्वायरिंग ईजमेंट बाय वे ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेक्शन 25। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। देन आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या लिखा है, थ्रू विच अमेंडमेंट एंड इन विच ईयर was सेक्शन 32 ऑफ द इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1963 रिमूव्ड। अब यहाँ पे लिखा है कि भाई रिमूव कब किया गया सेक्शन 32 इंडियन लिमिटेशन एक्ट का, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 1974 में रिपील एंड अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1974 से इसको रिमूव किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 22 देखिए क्या लिखा है, द डेफिनेशन ऑफ ईजमेंट in section 25 and 26 and in section 2 shall not apply to matters arising in the territory to which Indian Easement Act of 1882 extends for the time being related with। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है that is option number A, limitation act section 29 है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बैंकर इंक्लूड्स एनी पर्सन एक्टिंग एज अ बैंकर एंड एनी। अब इसमें जो ये बैंकर वर्ड है ना, सो बैंकर इंक्लूड्स द पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। देन क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, सेक्शन 10 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इज रिलेटेड टू। अब इसमें से ना ही इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है, ना ही फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है, ना ही होल्डर इन ड्यू कोर्स है, ना होल्डर इन ड्यू कोर्स है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट है इसका। सो क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। देन क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, देन क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या लिखा है, अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट प्रिजम्पशन एज टू फॉरेन लॉ इज रिलेटेड टू। अब फॉरेन लॉ का प्रिजम्पशन किस में दिया गया है, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेक्शन 137 में। देन क्वेश्चन 26 देखिए क्या लिखा है, इंस्ट्रक्शन ऑफ स्टॉप पेमेंट इशू टू द बैंकर could be sufficient to make the accused liable for an offense punishable under dash of the Indian Negotiable Act। अब जब आपने इंस्ट्रक्ट कर दिया ना किसी बैंकर को कि टू स्टॉप पेमेंट, तो वो जो ऑफेंस जो आपके अगेंस्ट जो बनेगा दैट इज अंडर सेक्शन 138। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, सेक्शन 138। आगे बढ़िए, चैप्टर 14 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इज रिलेटेड टू। अब जो चैप्टर 14 है ना उसका जो जिससे वो रिलेट करता है दैट इज चेक्स क्रॉस जनरली, चेक्स क्रॉस स्पेशली एंड क्रॉसिंग ऑफ द चेक आफ्टर इशू। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। देन क्वेश्चन 28 देखिए, प्रिजम्पशन एज टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट शैल बी मेड। अब क्या प्रिजम्पशन लिया जाएगा, एज टू डेट लिया जा सकता है, एज टू ऑर्डर ऑफ एंडोर्समेंट लिया जा सकता है, एंड एज द होल्डर दैट द होल्डर इज द होल्डर इन ड्यू कोर्स, ये भी लिया जा सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। देन क्वेश्चन 29 देखिए, द मेकर, एक्सेप्टर और एंडोर्सर रिस्पेक्टिवली ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज डिस्चार्ज फ्रॉम लायबिलिटी देयर ऑन। ऑप्शन ए है बाय कैंसिलेशन, ऑप्शन बी है बाय रिलीज, एंड ऑप्शन सी है ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। सो क्वेश्चन नंबर 29 का जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या लिखा है, अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट एग्जेम्पशन ऑफ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूटेड बाय और इन फेवर ऑफ गवर्नमेंट इज रिलेटेड टू। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेक्शन 90 जाएगा। अब आगे देखिए, अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट डॉक्यूमेंट्स अदर देन विल्स remaining unclaimed in any registration office for a period exceeding dash years may be destroyed। तो ना ही 10 है, ना ही 5 है, ना ही 3 है, तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी,
नन ऑफ द अबव। देन आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या लिखा है। अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट, पेनल्टी फॉर मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट, डिलीवरिंग फॉल्स कॉपीज और ट्रांसलेशंस, फॉल्स पर्सोनेशन एंड अबेटमेंट्स। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ना, वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंडेड टू 7 years। 7 साल तक की सजा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। देन क्वेश्चन 33 देखिए, अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट द स्टेट गवर्नमेंट शैल प्रिपेयर अ टेबल ऑफ फीस पेबल तो फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एंड फॉर सर्चिंग द रजिस्टर्स। ये दोनों ही करेक्ट है, सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। Then question number 34 देखिए, under the registration act, time limit to appeal to registrar from the orders of sub registrar refusing registration on ground other than the denial of execution is। कितने दिन का टाइम पीरियड है टू अपील टू द रजिस्ट्रार फ्रॉम द ऑर्डर्स ऑफ द सब रजिस्ट्रार, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 30 days। देन आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 35 में देखिए क्या लिखा है। अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट, पावर टू एडमिनिस्टर ओथ एंड रिकॉर्ड ऑफ सब्सटेंस ऑफ स्टेटमेंट्स आर रिलेटेड टू। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, सेक्शन 63 है। ये डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, अंडर द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट SRA 1963, व्हेन द कोर्ट हैज अ पावर टू एंगेज एक्सपर्ट्स अंडर सेक्शन 14A। अब कब है कोर्ट के पास पावर? व्हेन द कोर्ट कंसीडर्स इट नेसेसरी, एक्सपीडिएंट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, व्हेन द कोर्ट कंसीडर्स इट नेसेसरी। अब क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, अंडर द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, लिमिटेशन फॉर सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज। जो भी लिमिटेशन है ना फॉर द सूट ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दैट इज 3 years। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है। देन देखिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या है। अंडर द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, प्रोविजंस रिलेटिंग टू नॉन एनफोर्समेंट एक्सेप्ट विद वेरिएशन इज। अब इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेक्शन नंबर 18 है। देन आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 39 देखिए क्या लिखा। अंडर द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, व्हेन एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग डज नॉट एक्सप्रेस द रियल इंटेंशन, देन ईदर पार्टी में इंस्टीट्यूट अ सूट फॉर। अब जब आपकी रियल इंटेंशन जब शो नहीं हो रही है, देन आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को, सो दैट आपकी जो भी रियल इंटेंशन है ना वो शो होने लगे, वो एक्सप्रेस होने लगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देन क्वेश्चन 40th देखिए क्या लिखा है। अंडर द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, प्रोविजन रिलेटिंग टू पार्शियल कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज। अब पार्शियल कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट किस में दिया गया है? तो ये सेक्शन नंबर 32 में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। देन आगे बढ़िए, अंडर द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, फर्दर रिलीफ अंडर सेक्शन 34 मस्ट बी द वन अवेलेबल। क्या पूछा है? स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में जो फर्दर रिलीफ है ना सेक्शन 34 में, इट मस्ट बी द वन अवेलेबल एज एडिशनल ऑन द डेट ऑफ द सूट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 42 में क्या है देखिए। अंडर द छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट, पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू एग्जेम्प्ट पर्संस और इंटॉक्सिकेंट्स फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट इज रिलेटेड टू। ये सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा सेक्शन नंबर 66, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। देन क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, चैप्टर 8A ऑफ छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट इज रिलेटेड टू। अब जो चैप्टर 8A है छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट का, वो रिलेटेड है स्पेशल प्रोविजंस फॉर द शेड्यूल्ड एरिया से। सो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो बच्चे इसमें कंफ्यूज हुए हैं ना, वो चैप्टर 8 है। चैप्टर 8 डील करता है डिटेंशन, इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल ऑफ द ऑफेंसेस से, लेकिन जो चैप्टर 8A है दैट डील्स विद स्पेशल प्रोविजंस फॉर द शेड्यूल्ड एरियाज। तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 44 देखिए, अंडर द छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट, सिक्योरिटी फॉर अपीयरेंस इन केस ऑफ अरेस्ट विदाउट वारंट इज रिलेटेड टू। ये डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन था। इसका जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेक्शन 59। अब देखिए जो क्वेश्चन 45 है, अंडर द छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट, पेनल्टी फॉर ऑफेंसेस अगेंस्ट लाइफ इज डिफाइंड इन। अब जो फॉर पेनल्टी फॉर ऑफेंसेस अगेंस्ट लाइफ है वो दिया गया है चैप्टर 7A में। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चैप्टर 7A। तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, चैप्टर 7A। नाउ क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, अंडर द छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट, कॉन्फिस्केशन ऑफ सीज्ड इंटॉक्सिकेंट्स
आर्टिकल्स, इम्प्लीमेंट्स, यूटेंसिल्स, मटेरियल्स, कन्वेंस एक्सेट्रा इज रिलेटेड टू। अब इसका जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा सेक्शन 47A। सो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, अंडर द छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट द अथॉरिटी ग्रांटिंग एनी लाइसेंस, परमिट और पास अंडर दिस एक्ट मे कैंसिल और सस्पेंड इट। करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा? इफ एनी ड्यूटी और फी पेबल बाय द होल्डर thereof be not duly paid, if the holder thereof is convicted of any cognizable and non cognizable offense। इसका जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बोथ ए एंड बी ये दोनों करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, अंडर द छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट क्लोजिंग ऑफ शॉप्स फॉर द सेक ऑफ पब्लिक पीस इज रिलेटेड टू। अब जो क्लोजिंग ऑफ शॉप्स है ना फॉर द सेक ऑफ पब्लिक पीस, अब वो दिया गया है अंडर सेक्शन 24 के अंदर, लेकिन यहाँ पे कहीं 24 ऑप्शन में दिया नहीं गया है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। देन क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, सेक्शन 23A ऑफ द छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट इज रिलेटेड टू। सेक्शन नंबर 23A जो है वो रिलेटेड है प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टीजमेंट रिलेटिंग टू लिकर से। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। पेनल्टी फॉर ऑफेंसेस नॉट अदरवाइज प्रोवाइडेड फॉर अंडर द छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट शैल बी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, अंडर द छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट प्रोविजंस रिलेटिंग टू पेनल्टी फॉर अलाउइंग कंजम्पशन इन केमिस्ट शॉप इज। सो कौन से प्रोविजन में दिया गया है कि भाई पेनल्टी है फॉर अलाउइंग कंजम्पशन इन द केमिस्ट शॉप? सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सेक्शन नंबर इसका 40 है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, अंडर द छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड प्रोसेस फॉर रिकवरी ऑफ एरियस इज। सो बाय अटैचमेंट एंड सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी से भी हो सकती है, या बाय अटैचमेंट एंड सेल ऑफ एनी अदर इमूवेबल प्रॉपर्टी से भी हो सकती है, जो कि बिलोंग करेगी किसको? डिफॉल्टर को। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। क्वेश्चन 53 देखिए, सेक्शन 161 ऑफ द छत्तीसगढ़ एलआरसी इज रिलेटेड टू। इसका जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ लैंड रेवेन्यू असेसमेंट। देन क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, अंडर द छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड 1959 एन अपील कैन बी मेड फॉर एवरी ओरिजिनल ऑर्डर पास बाय एसडीओ सब डिविजनल ऑफिसर टू। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा? इसका जाएगा करेक्ट आंसर कलेक्टर होगा। सो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, कलेक्टर टू कलेक्टर। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, अंडर द छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड द टर्म ऑफ सेटलमेंट शैल नॉट बी लेस देन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 30 years। नाउ क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, अंडर द छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड एनी पर्सन फेलिंग नेग्लेक्टफुली टू फर्निश इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू टाइटल मे बी पनिश्ड विद अ मैक्सिमम पेनल्टी ऑफ। कितने पेनल्टी से पनिश करते हैं? तो वो है अप टू 1000 रुपीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ₹1000। देन क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, अंडर द छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड द लैंड रेवेन्यू शैल फॉल ड्यू ऑन द फर्स्ट डे ऑफ। अब यहाँ पे कैलेंडर ईयर जिनने भी आंसर लगाया है वो आंसर गलत है। जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेवेन्यू ईयर। क्वेश्चन 58 देखिए, अंडर द छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ द सेटलमेंट द डैश में रिड्यूस द रेवेन्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी लैंड। कौन कर सकता है? पावर किसके पास है? तो ये पावर कलेक्टर के पास है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कलेक्टर। अंडर द छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड क्वेश्चन 59 देख रहे हैं हम, व्हेन देयर आर मोर देन वन भूमि स्वामी एप्लीकेशन फॉर पार्टीशन मे बी मेड टू। अब सबसे पहले जो एप्लीकेशन जाती है ना पार्टीशन के लिए बाय द भूमि स्वामी, जहां पे एक से ज्यादा भूमि स्वामी है तो वो तहसीलदार के पास जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, टू तहसीलदार। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, अंडर द छत्तीसगढ़ एलआरसी
प्रोविजन रिलेटिंग टू डिवोल्यूशन ऑफ राइट्स ऑफ ऑक्यूपेंसी टेनेंट। अब ऑक्यूपेंसी टेनेंट तो अब इन्होंने हटा दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 60 ये वाला एक क्वेश्चन तो ये जाएगा, मतलब ये डिलीट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, अंडर द छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड पावर टू फिक्स रेम्यूनरेशन ऑफ कोटवास लाइज विद। अब जो पावर है ना कोटवास के रेम्यूनरेशन की, ठीक है, तो वो लाई करती है विद द स्टेट गवर्नमेंट। सो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। देन आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, नथिंग इन द छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट शैल अप्लाई। किस पे अप्लाई नहीं करेगा? सो एट एनी प्लेस ऑफ रेजिडेंस बिलोंगिंग टू द गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन, जो भी गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन की जो भी जगह होंगी वहां पर छत्तीसगढ़ एलआरसी इज नॉट एप्लीकेबल। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एट एनी प्लेस ऑफ द रेजिडेंस बिलोंगिंग टू द गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, सेक्शन 4 ऑफ द छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल डील्स विद। अब जो सेक्शन 4 है छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल का, वो किससे डील करता है? वो पहली बात तो डील करता है टेनेंसी अग्रीमेंट से, एंड दूसरा वो डील करता है नो पर्सन shall be given shall give or take on rent any place of residence after the commencement of this act without an agreement in writing। बिना जो अग्रीमेंट है इन राइटिंग के कोई भी जगह को रेंट पे नहीं ले पाएगा। सो सेक्शन 4 का तो क्वेश्चन नंबर 63 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड सी। अब क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, अपील शैल बी प्रेजेंटेड अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल टू। अब इसका जो करेक्ट आंसर जाना चाहिए वो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। सो इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, ये वाला शायद इन्होंने कुछ इसमें रिपील करा था, कोई नया एक कोई अमेंडमेंट आया है। सो क्वेश्चन नंबर 64 जरा डाउटफुल है थोड़ा सा, सो इसको जरा देख लीजिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, अंडर द छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट द टेनेंट हु यूजेस द रेंटेड अकोमोडेशन फॉर अ पर्पस अदर देन द वन फॉर विच इट हैज बीन लेट आउट मे बी पनिश्ड। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी एंड सी बोथ, विद अ फाइन नॉट एक्सीडिंग 5,000 रुपीज एंड विद इम्प्रिजनमेंट नॉट एक्सीडिंग 3 months। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, बी एंड सी बोथ। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, द छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट शेड्यूल 2 डील्स विद। अब शेड्यूल 2 किससे डील करता है? शेड्यूल 2 डील करता है राइट्स ऑफ द लैंडलॉर्ड से, ठीक है, और वो इसमें दिया नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। देन आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, द स्टेटमेंट द रेंट कंट्रोलर इज कंसिडर्ड एज अ सिविल कोड अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर इज for the purpose of section 195 CRPC for the purpose of chapter 26 of the CRPC। इन दोनों के लिए होता है। सो फॉर बोथ द पर्पसेस ए एंड बी अबव। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फॉर बोथ द पर्पसेस। क्वेश्चन 68 देखिए, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज द स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट द रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल। अब जो रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल है, जब आप आर्टिकल 323 बी पढ़ेंगे तो वहां पे स्पेसिफिकली मेंशन्ड है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 323 बी। क्वेश्चन 69 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिक्री एज पर सेक्शन 2 ऑफ द सीपीसी। अब कौन सी इसमें डिक्री नहीं है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिसमिसल ऑफ अपील एज टाइम बार्ड, ठीक है, क्योंकि ये डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट वाली है एक तरह से। तो क्वेश्चन नंबर 69 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 70 देखिए, अंडर द सीपीसी करेक्टली मैच द फॉलोइंग। अब इसमें अगर आप मैच द फॉलोइंग देखेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर, जो इसका करेक्ट ऑप्शन है पहले तो वो है ऑप्शन नंबर डी। कैसे है जरा देख लीजिए, डी ए का दिया गया है सेकंड, तो ए का तो सेकंड है ऊपर, ठीक है, और बी का दिया गया है फर्स्ट, बी का फर्स्ट है स्पेसिफिक विद डिनायल का, सी का दिया गया है फोर्थ, इफेक्ट ऑफ सेट ऑफ इज ऑर्डर 8 रूल 6, एंड डी का दिया गया है 3 ऑर्डर 8 रूल 3, तो डिनायल टू बी स्पेसिफिक, तो यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। इवेजिव डिनायल था इसमें, एक मिनट रुकिएगा, इवेजिव डिनायल था इसमें ऑर्डर 8 रूल 4, एंड स्पेसिफिक डिनायल था ऑर्डर 8 रूल 5, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 71, अंडर द सीपीसी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अब इन्होंने यहाँ पे पूछा था कि भाई कौन सा नॉट करेक्ट है।
सेकंड अपील ओनली लाइज टू हाई कोर्ट, करेक्ट है. सेकंड अपील लाइज ओनली ऑन द सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, करेक्ट है. नाउ सी देखिए, इवन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कैन हियर द सेकंड अपील. सो अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सेकंड अपील नहीं सुन सकते हैं, तो ये गलत है. तो क्वेश्चन नंबर 71 का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, द केस ऑफ ऑफिशियल ट्रस्टी वर्सेस सजेंद्र नाथ AIR 1969 SC 823 इज रिलेटेड टू. सो ये रिलेटेड है जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट से, तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर अपीलेबल ऑर्डर्स अंडर सेक्शन 104 ऑफ CPC. कौन से अपीलेबल ऑर्डर्स हैं? सो इसमें सारे ही करेक्ट हैं. सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव. देन क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, विच ऑर्डर ऑफ द CPC कंटेन्स द प्रोविजन रिगार्डिंग कॉस्ट्स. अब कॉस्ट के रिगार्डिंग ऑर्डर 20A है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, सेक्शन 234 ऑफ द CRPC मेक्स प्रोविजंस फॉर. अब सेक्शन 234 में आर्ग्यूमेंट्स के लिए प्रोविजन दिए गए हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, फॉर आर्ग्यूमेंट्स. देन क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, द 2013 अमेंडमेंट टू द CRPC केम इनटू फोर्स फ्रॉम. कब से आया है फोर्स में? सो इसका करेक्ट जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 3 फरवरी 2013 से. क्वेश्चन 77 देखिए क्या लिखा है, आर्टिकल 30 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाइज टू. अब जो आर्टिकल 30 है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो अप्लाई करता है, वो यूनिफॉर्मली मान लीजिए अप्लाई करता है टू ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन या लैंग्वेज के ऊपर. तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है. क्वेश्चन 78 देखिए, अरेंज द फॉलोइंग केसेस इन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. अब जिसने भी 2-3 साल पहले या जो भी 2-3 साल से UGC का नेट का पेपर दे रहा है ना, तो वहां पे ऐसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले क्वेश्चंस अब आने काफी ज्यादा स्टार्ट हो गए हैं. एंड ये अब UGC के शायद पेपर से ही उठाया हुआ डायरेक्टली एक क्वेश्चन है. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए. पहले था AK गोपालन, फिर आया ADM जबलपुर, देन आया मेनका गांधी. ठीक, मेनका गांधी जिसको भी याद नहीं हो, तो अगर आप लोगों ने पासपोर्ट केस का नाम सुना हो, एक पासपोर्ट केस करके एक हुआ था, ठीक है, राइट टू गो अब्रॉड वाला, ठीक है, तो मेनका गांधी का ये वाला केस है. देन क्वेश्चन 79 देखिए, द प्रोविजन ऑफ फाइनेंस कमीशन इज लेड डाउन अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो फाइनेंस कमीशन दिया गया है आर्टिकल 280 में. सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 280. क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, फाइनेंस बिल्स आर ऑफ डैश काइंड्स. ठीक है, तो फाइनेंस बिल जो है वो बिल्स इन्वॉल्विंग एक्सपेंडिचर भी होते हैं, अदर फाइनेंस बिल में भी फाइनेंस है, एंड मनी बिल्स आर आल्सो फाइनेंस बिल्स. सो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव. यहाँ थोड़ा सा देखने में शायद प्रॉब्लम होगी, वो फोटो ढंग से नहीं आई है. देन क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, द 25th अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टुक प्लेस इन विच ईयर. सो जो 25th अमेंडमेंट है वो हुआ था 1971 में. सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, 1971. देन क्वेश्चन 82 देखिए, द क्वालिफिकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ गवर्नर इज गिवन अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. जो जो क्वालिफिकेशन है ना किसी गवर्नर के अपॉइंटमेंट के लिए, वो कहाँ दी गई है? तो वो दी गई है आर्टिकल 157 के अंदर. सो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, आर्टिकल 157. क्रिमिनल अपीलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज गिवन अंडर. क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, अब जो क्रिमिनल अपीलेट जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, वो दिया गया है आर्टिकल 134 के अंदर. तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है, आर्टिकल 134. देन क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड. अब स्कैंडलस क्वेश्चन जो है वो सेक्शन 151 में है, सो ये करेक्टली मैच्ड है. ठीक है, तो इस 84 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी. देन क्वेश्चन 85 देखिए, द इंडियन एविडेंस एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन. सो इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो 1 सितंबर 1872 को एनफोर्स हुआ था. इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है. क्वेश्चन 86 देखिए, द लीडिंग केस शरद चंद्र डे वर्सेस गोपाल चंद्र लाहा इज रिलेटेड टू विच प्रिंसिपल ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट. सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एस्टॉपल का. ये केस जो एस्टॉपल के केस से रिलेटेड है. अब जो हंसराज गुप्ता वर्सेस ऑफिशियल लिक्विडेटर देहरादून मसूरी इलेक्ट्रिक ट्रामवे है, वो रिलेटेड है सूट से. तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूट. शायद इसमें प्रीलिमिनरी या ऐसा ही कुछ था, मतलब ये सूट से ही रिलेटेड है, इसको चेक कर लीजिएगा एक बार. लेकिन मैं 99% श्योर हूं कि ये सूट का ही क्वेश्चन था, मतलब ये सूट का ही केस लॉ था.
नाउ क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, प्रोविजन ऑफ नोटिस एज गिवन अंडर सेक्शन 80 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट इज। अब जो सेक्शन 80 है ना इंडियन एविडेंस एक्ट का, उसमें इन्होंने पूछ लिया कि भाई जो प्रोविजन है नोटिस का, ठीक है, वो मैंडेटरी है, डिस्क्रिशनरी है या क्या है। तो अब भाई जब हम सेक्शन 80 देखते हैं ना इंडियन एविडेंस एक्ट का, सो वो रिलेटेड है प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस एज रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस से रिलेटेड है वो। ठीक है, तो अब यहाँ पे नोटिस की तो कोई बात नहीं हो रही है, माइट बी पॉसिबल ये लोग सीपीसी का पूछने वाले हो, तो ये भी क्वेश्चन आपका जो है ये या तो डिलीट होगा या इसका 1 मार्क्स आपको मिलेगा। वैसे छत्तीसगढ़ का एग्जाम है तो वहां पे 99% ऑफ द टाइम्स जो क्वेश्चन है उसको डिलीट कर दिया जाता है। ठीक है, तो एक ये भी क्वेश्चन एक हो सकता है आपका डिलीट हो जाए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 89, व्हाट इज मिस जॉइंडर ऑफ द पार्टीज। अब मिस जॉइंडर ऑफ द पार्टीज की अगर हम बात कर रहे हैं तो मिस जॉइंडर ऑफ द पार्टीज रिलेट करता है टू द डिफेक्ट इन जॉइनिंग द पार्टीज। सो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 88 जहां तक है उसको दोबारा मैं ये मेंशन कर रहा हूँ कि भाई छत्तीसगढ़ का एग्जाम है एंड यहाँ पे शायद इनको सीपीसी पूछना था, ये इंडियन एविडेंस एक्ट पूछ गए हैं कहीं ना कहीं। सो हो सकता है कि ये पूरा का पूरा क्वेश्चन को डिलीट कर दें। सो आपके आउट ऑफ 100 शायद 99 में से आप लोग की मार्किंग हो। सो इसको देख लीजिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देयर आर 2 एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ वैलिड एक्सेप्टेंस। पहला क्या है, एक्सेप्टेंस शुड बी कम्युनिकेटेड बाय द ऑफरी टू द ऑफरर, एक्सेप्टेंस शुड बी क्लियर एंड प्रिसाइज, एक्सेप्टेंस शुड बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, एक्सेप्टेंस शुड बी एक्सप्रेस इन सम यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन जाना चाहिए तो वो देखिए, इसमें मुझे वैसे फोर्थ वाले में भी डाउट हो रहा है। सो वैसे इसका जो करेक्ट आंसर जाना चाहिए वो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, 1 एंड 3। सेकंड तो नहीं होगा क्योंकि प्रिसाइज वाला ही है ना, एक्सेप्टेंस शुड बी क्लियर तक तो वो ठीक है, प्रिसाइज होना चाहिए यानी होना चाहिए, तो ऐसा सच कहीं नहीं है। बट हाँ, जो ऑप्शन नंबर 4 है ना, ये माइट भी पॉसिबल हो जाए, तो इसको देख लीजिएगा आप लोग जब भी आंसर किया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट द इफेक्ट ऑफ फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज दैट द डिसोल्यूशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अकर्स ऑटोमेटिकली, ये भी करेक्ट है। एंड द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट रेंडरिंग कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल और इलीगल ऑफ परफॉर्मेंस, तो ये दोनों करेक्ट है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी, जो डी है वो करेक्ट जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स इज द डिटरमाइनिंग फैक्टर इन क्वाजी कॉन्ट्रैक्चुअल ओब्लिगेशन। कौन सा इसमें डिटरमाइनिंग एक फैक्टर है इन द क्वाजी कॉन्ट्रैक्चुअल ओब्लिगेशन। सो है इसको ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड इक्विटी। Then question number 93 देखिए, in a mediclaim insurance policy the insured was forced and pressurized for consent to exclusion of cover for cardiac ailments, the consent being, अब जो consent है वो ना ही lawful है एंड ना ही उसका कोई बाइंडिंग इफेक्ट होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है। देन क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, ए बी एंड सी जॉइंटली प्रॉमिस टू पे डी अ सम ऑफ ₹3,000, सी इज कंपेल्ड टू पे द होल, ए इज इंसॉल्वेंट बट हिज असेट्स आर सफिशिएंट टू पे वन हाफ ऑफ हिज डेट्स, डी इज एंटाइटल्ड टू रिसीव। अब जो डी है ना, डी 500 रुपए ए से लेने के लिए एंटाइटल है एंड 1250 फ्रॉम बी एंड सी से लेने के लिए एंटाइटल्ड है। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, विद रेफरेंस टू इंडियन पीनल कोड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। यहाँ पे पूछा है इसने कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। सो एक मिनट रुकिएगा। हाँ जी देखिए, तो ए ऑप्शन है 1 2 एंड 3, बी है 1 एंड 3, सी है 1 एंड 2 एंड डी है ओनली थर्ड। ठीक है, तो अब जो ये थर्ड वाला है देखिए, सेक्शन 83 एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज। सो 83 लेकिन डील करता है एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अबव 7 years ऑफ एज, अबव 7 एंड बिलो 12 वाले से ये डील करता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओनली थर्ड। Now, question number 96 देखिए, under Indian Penal Code, which of the following is correct? For an offense of extortion, it is necessary that the person who received threat and the person who delivered the property be one and the same person. It is not necessary that the person who received threat and the person who delivered the property be one and the same person. Select the correct answer using the options below. So इसमें जो ये ऑप्शन नंबर सेकंड है बस यही करेक्ट है, तो इसके लिए इसमें ऑप्शन नंबर बी इसका जो है वो करेक्ट माना जाएगा।
देन क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, इन एग्जीक्यूटिंग अ सेंटेंस ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट अंडर द इंडियन पीनल कोड सच कन्फाइनमेंट शैल इन नो केस एक्सीड, कितना एक्सीड नहीं कर सकता, तो 14 दिन से ज्यादा, 14 डेज से ज्यादा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जो है वो एक्सीड नहीं हो सकता, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देन क्वेश्चन 98 देखिए, ए शूट्स एट जेड विद इंटेंशन टू किल हिम अंडर सच सर्कमस्टांसेस दैट इफ डेथ इंस्यूड। अब जो ये लिखा है ना, इफ डेथ इंस्यूड, मतलब कि वो जो आदमी है वो मर गया ए के शूट करने के दौरान, मतलब विद इंटेंशन टू किल जेड, जेड जो है उसकी डेथ हो गई, ये स्पेसिफिकली इन्होंने यहाँ मेंशन कर दिया, इफ डेथ इंस्यूड, अगर डेथ हो गई है ना, अगर एज अ रिजल्ट, अगर एज अ कंक्लूजन डेथ हो गई तो क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 98 का जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा ए मर्डर, क्योंकि वो विद इंटेंशन टू किल है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98 इसका करेक्ट है। देन क्वेश्चन 99 देखिए, इन द इंडियन पीनल कोड सेल ऑफ नॉक्शियस फूड और ड्रिंक इज पनिशेबल फॉर, सो सिक्स, तो क्वेश्चन 99 का जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 months। देन क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन पीनल कोड द एक्शन ऑफ द रेंट कंट्रोलर और द रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल विल बी कंसिडर्ड अ लीगल प्रोसीडिंग्स, किसमें करी जाती है, तो सेक्शन 196 एज पर सेक्शन 10 ऑफ द छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट, ये करेक्ट आंसर है। सो ऑप्शन नंबर जो 100 है उसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सो यहाँ आपका छत्तीसगढ़ के सिविल जज का क्वेश्चन पेपर ऑलमोस्ट पूरा होता है, 2-3 क्वेश्चंस में दिक्कत है तो वो आप लोग प्लीज चेक कर लीजिएगा। एंड आगे अब हम बहुत जल्दी ही हम इसका कट ऑफ भी निकालेंगे। अभी हमारी जो टीम है वो कट ऑफ के लिए देख रही है बच्चों के, आप लोग जो भी एस्पिरेंट्स थे या जिन्होंने भी एग्जाम दिया था, ठीक है, सबका एक रिव्यू वो ले रहे हैं, कैसे कैसे किस किस के नंबर्स आ रहे हैं। सो बहुत जल्दी कल या परसों तक हम एक टेंटेटिव एक जो कट ऑफ होगा वो भी हम अपने विधि कक्षा के चैनल पर आपके सामने रखेंगे। सो तब तक के लिए प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल विधि कक्षा। थैंक यू सो मच।